हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं हिंदी का फुल टेस्ट यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं और ये डेली क्लास आपकी होती है ना 8:50 में। चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, सभी को जय हिंद। सभी का आवाज अगर आ रही है एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतर आपकी क्लास होती है, ठीक है। चलिए आवाज वगैरह मिल पा रही है आप सभी को? आवाज वगैरह आ रही थी एक बार सब थम्स अप कर दियो, थोड़ा स्माइल कर दियो, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े एक बार थोड़ा सा स्माइल भी कर दिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं ना। एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि भाषा योग विशिष्ट रचना के लेखक बताना है। आपसे कह रहा है कि भाषा योग वशिष्ठ रचना के जो लेखक है वो आपके कौन है। वन का ऑप्शन देखिए, वन की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है। इन्होंने भाषा योग विशिष्ट नामक ग्रंथ की रचना जो किया है किस भाषा में, तो याद रखिए खड़ी बोली में। कौन सी भाषा में? तो आपकी खड़ी बोली में किया है, याद रखिए खड़ी बोली। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। क्लियर है? क्लियर भैया, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कह रहा आपसे कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी। दोस्तों बताना है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई वो आपकी कब हुई थी। ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, अब आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए टू का ऑप्शन भी यहाँ पर आ गया है लगभग काफी लोगों का। जवाब यहाँ पर सी हो जाए आपका 1800 ईस्वी में। कब हुई थी? तो दोस्तों 4 मई, याद रखिएगा 4 मई सन 1800 ईस्वी में याद रखिए विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज से कौन संबंधित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर में दोस्तों लल्लू लाल भी थे, सदल मिश्र भी थे, है ना। लेकिन जो आपके दौलत राम दिए गए हैं, कौन सी नंबर है? दौलत राम दोस्तों, याद रखिए दौलत राम इनमें से आपके नहीं होंगे, इनका संबंध इनसे नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। कौन सा कथन असत्य दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि खड़ी बोली गद्य का विकास अंग्रेजों ने किया था। क्या ऐसी बात है? क्या ऐसी बात है कि अंग्रेजों ने किया है? तो आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है, खड़ी बोली अंग्रेजों के माध्यम से क्या लेने देना। अंग्रेजों ने नहीं किया है क्योंकि खड़ी बोली गद्य का विकास किया है मुंशी, है ना। मुंशी सदासुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, ये सभी आपके माने जाते हैं, अंग्रेज नहीं है भाई। तो ऑप्शन आपका नंबर हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन तो सभी लोग जानते हैं कि नहीं, हाँ अंग्रेज थोड़ा कर देंगे। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या है उच्छावास का विलोम बताना है कि उच्छावास का जो विलोम होगा इनमें से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जवाब दीजिएगा। चलिए 5 की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर उच्छावास की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर निश्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्वास हो जाएगा। नोट करिएगा, क्योंकि उच्छावास का मतलब होता है कष्ट या दुख के कारण लंबी सांस भरने वाला। जब आपको दर्द होता है या कष्ट होता है तो आप लंबी सांस लेते हैं और इस लंबी सांस को ही बोलते हैं उच्छावास कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? मतलब आ भरने वाला जो होता है उसे उच्छावास कहेंगे, ठीक है ना। और जब बाहर निकलना तो आपका होता है क्या, यहाँ पर निश्वास होता है। ऑप्शन आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ऊहा पोह का विलोम क्या होता है। हमने बताया था ऊहा पोह। ऊहा पोह क्या होता है दोस्तों? ऊहा पोह का मतलब यहाँ पर बताइएगा विलोम। तो ऊहा पोह का होता है निश्चित। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा। ऊहा पोह का होता है निश्चित होता है, याद रखिएगा। क्योंकि ऊहा पोह का मतलब होता है क्या, ऊहा पोह का अर्थ होता है आंतरिक तर्क वितरण या द्वंद्व की जो स्थिति आती है या असमंजस की क्या बात होती है या दुविधा होती है ना। जब दुविधा होती है, असमंजस होता है, उसे बोलते हैं ऊहापोह। और इसका विलोम हो जाएगा निश्चित। इसमें तो कोई दुविधा है नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर निश्चित हो जाएगा, है ना। भैया वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उम्मीद है आप सभी लोग यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली क्लास आते हैं, डेली यहाँ पर पढ़ते हैं, है ना। तो एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं तो लाइक की संख्या भी उतनी बढ़ाते चलिया करिए जितने आप लोग जुड़ते हैं। कोई ना कोई, या तो ऐसा नहीं है कि आप हमारे वीडियो से ज्ञान नहीं लेते हैं, डेली क्लास लेते हैं, तो फिर सभी लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा अच्छा लगने लगी क्लास में। यहाँ पर आइए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है धन को व्यर्थ खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है। धन को व्यर्थ खर्च करने वाले को
क्या कहा जाता है दोस्तों 7 नंबर में। और 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 7 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अपव्यय होता है। क्या होता है, अपव्यय जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा अपव्यय होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन आपसे सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको चयन करना है। यहाँ पर तत्सम आपका जो शब्द है इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए बताना है तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है। हेलो दोस्तों, तत्सम की अगर बात करते हैं 8 नंबर में, तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये जो आपका दिया गया है ग्रहणी, ये आपका धरणी तो गलत दिया है, ये ग्रहणी आपका गलत दिया गया है, या तो ऑप्शन आपका बी हो सकता है या तो ऑप्शन आपका डी हो सकता है। पर जो आपका आंसर बनेगा डी हो जाएगा ग्रहणी, इस प्रकार से लिखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रहणी, ये आपका आंसर है, डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपके सामने आ गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द का चयन करना है। 9 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर देखो ये वाला जो सा होता है तत्सम में होता है, आधा सा होता है तत्सम में होता है, ये सा भी तत्सम है, तो ऑप्शन एक ही बच रहा है आस, और आस शब्द जो आपका है ये तद्भव शब्द आपका है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि इसका तत्सम क्या होता है तो आप कहेंगे सर आशा होता है। क्या होता है, आशा जो होता है ये इसका तत्सम होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है पावक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। पावक शब्द में जो प्रत्यय है इनमें से कौन हो जाएगा, पावक में प्रत्यय पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर देखा जाए तो पावक में यहाँ पर पौधन अक हो जाता है, क्या पौधन अक हो जाता है, और यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर ए नंबर अक आपका आंसर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट करिएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्तों 11 नंबर में आप देखिए भूल शब्द जो आपका निकलेगा इसका मूल शब्द होगा, और अक्कड़ शब्द जो होगा ये क्या होगा, प्रत्यय से होगा। मतलब दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन जिसका भी आ रहा है डी नंबर है, यहाँ पर अक्कड़ आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है किस शब्द में वृद्धि संधि है। दोस्तों वृद्धि संधि में हमने आपको बताया था, बस आपको पहचान करना है कि वृद्धि में मात्रा क्या होती है। वृद्धि में मात्रा होती है अ की मात्रा होती है, और अ की मात्रा लगा है ऑप्शन आपका बी नंबर में। तो सदा धन एवं सदैव होता है, क्या होता है, इसे अगर हम जोड़ें तो आप कहेंगे तोड़ने में सदा निकलेगा, क्या निकलेगा सदा, और साथ निकलेगा क्या, यहाँ पर एव निकलेगा। तो यहाँ पर ये जो मात्रा होती है वो इंगित कर रहा है वृद्धि को कर रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि संहार संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा। देखो संहार दिया गया है और संहार की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखो सम निकलेगा। अब ज्यादा से ज्यादा बेस्ट कौन सा आपका सम लग रहा है, सबसे बेस्ट सम यही लिख रहा है, तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। जब कभी बात करें व्यंजन संधि की, क्या जब व्यंजन संधि की बात करें तो अधिकतर वैसे यही देखा करें कि कोई ऐसा अक्षर आपका है जो शुद्ध हो और आधा अक्षर आपको दिखाई दे। तो आधा अक्षर दिखाई देता है, समझिएगा कि ये जो आपका है क्या हलंत लगा हुआ आपके व्यंजन में ही होगा, और आपका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चतुर्वेद में समास बताना है। चतुर्वेद में जो समास इनमें से क्या है, तो चतुर्वेद मतलब हो गया 4 वेद, है ना। 4 वेदों का जो समूह होता है उसे कहते हैं चतुर्वेद। अर्थात यहाँ पर क्या हो गया, पूर्व पद जो आपका है क्या है, संख्या है। पूर्व पद क्या है, ये संख्या है, और उत्तर पद क्या है, यहाँ पर संज्ञा है। जब स्टार्टिंग में संख्या हो और उत्तर क्या हो, संज्ञा हो, तो वो होता है आपका द्विगु समास। ये इसकी परिभाषा भी होती है। ऑप्शन जिसका आएगा यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे नाक कान में कौन सा समास है। नाक कान में समास क्या है, अब आप बताइएगा कि नाक कान में समास क्या हो सकता है। सिंपल सी बात करे जाए तो बहुत ही आसान है, बहुत कठिन नहीं है। आपका नाक कान दिया गया है, नाक और कान कहेंगे सर क्या, नाक और कान, और शब्द जैसे लग जाए और ये योजक लग जाता है तो हमेशा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। इसके दोनों ही पद जो होते हैं, दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। याद रखिए दोनों ही पद जब प्रधान हो जाते हैं तब होते हैं क्या, यहाँ पर आपका द्वंद्व होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है किरण का पर्यायवाची क्या होता है। किरण का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16। तो किरण का पर्यायवाची रश्मि, दोस्तों यहाँ पर देखिए रश्मि भी सही लिखा है, मयूख भी है और आपका मरीच भी सही है।
मतलब ऑप्शन इसका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। या देखिए किरण के ये सभी पर्यायवाची आपके होते हैं दोस्तों, और भी होते हैं, जैसे होता है ज्योति होता है, प्रभा होता है, दीप्ति होता है, ये काफी पर्यायवाची इनकी आपकी होती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे जनेश्वर किसका पर्यायवाची है। जनेश्वर जो आपका है किसका पर्यायवाची है दोस्तों। जनेश्वर जो होता है ये कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर है, कुबेर का होता है, कुबेर के होते हैं दोस्तों, कुबेर, ठीक है ना। 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा कुबेर का। और कुबेर को हमने बताया था, कुबेर के पर्यायवाची में धन है ना, क्या धन शब्द आपको जरूर मिलेगा। तो याद रखिए कुबेर शब्द में धनद होता है, मतलब ये आपका हो गया क्या, यहाँ पर धनद हो गया। और क्या धन से एक शब्द बन सकता है, क्या एक और शब्द बन सकता है धनेश, क्या बन सकता है धनेश। तो धनेश भी पर्यायवाची किसकी होती है, आपके कुबेर की ही होती है। धन से एक शब्द और होता है, क्या धन से एक शब्द और होता है धनाधापी, क्या धनाधिप जो आपका होता है, ये भी धनाधिप जो होता है ये भी आपका होता है कुबेर का ही होता है, ठीक है ना, ये भी याद हो गया। राज, राज भी होता है इसी का। तो कुबेर के बहुत पर्यायवाची पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, याद रखिए दूर के ढोल सुहावने का मतलब होता है क्या, यहाँ पर होता है कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी रहती है ना, कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती हैं। मतलब ऑप्शन देखा जाए तो पहला आपका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। जैसे क्या होता है दोस्ती, जैसे ज्यादा दोस्ती है ना, तो भैया दिक्कतें होती हैं। मतलब यहाँ पर कुछ चीजें होती है जिनको आपको दूर से ही ज्यादा बेस्ट रहेगा, पास रहेंगे तो कुछ दिनों तक चलेगा, इसके बाद तो बेकार हो जाएगा। जैसे रिश्तेदारी हो गई, है ना, रिश्तेदारी जो होते हैं रिश्तेदार, तो रिश्तेदारी दूर से ज्यादा अच्छी होती है। अगर आप रिश्तेदार के यहाँ 10 दिन रुक जाओगे ना, कितने 10 दिन रुक जाओगे ना, तो आपसे बर्तन मंजवाना पड़ जाएगा। इसलिए क्या है, दूर से ज्यादा सही रहता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है दांत खट्टे करना का अर्थ इनमें से क्या है। दांत खट्टे करना मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर दांत खट्टे होना मतलब क्या होता है, अचार खाना, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर दांत खट्टे करना मतलब होता है हरा देना। मतलब ऑप्शन देखा जाए बी वाला हरा देना, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे अपने क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है जो इसकी वर्तनी बिल्कुल सही दी गई हो। यहाँ पर देखो सही वर्तनी की बात करते हैं, अति संयुक्त में देखो ये तो आपका गलत दिया गया है ना, बड़ी ती नहीं होता है, इसमें मात्राएं गायब हो गई, ये भी गलत हो गया। एक ही मात्रा होती नहीं अर्थात ये भी गलत हो गया। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, अति संयुक्त। इस प्रकार से बिल्कुल देखिए सबके जवाब आ रहे हैं और बहुत ही लल्लन टाप के जवाब आ रहे हैं, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि सही वर्तनी आपको बताना है, सही वर्तनी इनमें से कौन सी है। दोस्तों आजीविका किस प्रकार से लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर आजीविका की अगर बात कर लिया जाए तो आजीविका लिखा जाएगा, यहाँ पर आपका ये नंबर है, ये है आपका आजीविका, ऑप्शन एस, तो ये हो जाएगा आजीविका, इस प्रकार से लिखा जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रयुक्त अलंकार आपको बचाना है। यहाँ पर दोस्तों जो अलंकार है इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए अलंकार की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए कि नाम का मोती अधर की क्रांति से, बीज दंडिम का समझ कर, क्या समझ कर भ्रांति से, देख कर एहसास हुआ सुकमौन, सोचता अन्य सुख यह कौन। दोस्तों एक शब्द आपको दिया गया है यहाँ पर भ्रांति, और जब भी कभी भ्रांति दे दिया जाए तो आपको सोचना समझना नहीं है, आपको भ्रांति लगा देना है। ऑप्शन देखिए डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, भ्रांति हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं समझना है और डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जो कि अलंकार है, कह रहे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली है सुबंदो आगे कौन हवाल। जब ऐसा आपका यहाँ पर दिखाई दे तो दोस्तों अलंकार में जब कभी कली की बात कर दे, है ना, भौरे की बात कर दे, तो हमेशा क्या होता है, अन्युक्त अलंकार होता है। याद रखिएगा जब भी कभी कली की बात करे, कांटों की बात करे, है ना, भौरे की बात करे, तो हमेशा उसमें क्या होता है, अन्युक्त अलंकार होता है। ये भी आपको रट लेना है दोस्तों, है ना, कुछ चीजें आपको रट कर ही चलना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे घनश्याम में समास क्या है। अब देखो घन दिया है और श्याम दिया है, अब आप बताइए समास क्या हो सकता है। अब आप कहेंगे सर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों बताना है घनश्याम में समास इनमें से क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर जिस समास को उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद में से उपमेय उपमान होता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, घनश्याम। आप कहेंगे आपका आंसर यहाँ पर दोस्तों आपका सी नंबर है,
यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास आप ज्यादा बेस्ट लगाएंगे। जब बहुव्रीहि समास ना होता तो हम लोग कर्मधारय समास लगा सकते हैं, क्योंकि घन और श्याम अर्थात उपमेय उपमान है तो कर्मधारय भी हो सकता था। लेकिन जब कभी क्या हो बहुव्रीहि समास हो तो आपको बहुव्रीहि पर फोकस ज्यादा करना है, इसलिए हम लोग प्रायिकता सी वाले को दे रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर बहुव्रीहि ना होता तो कर्मधारय हम लोग सही कर सकते थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अध्ययन में कौन सी संधि है। अध्ययन में कौन सी संधि है, तो भैया आप इसे तोड़िए, है ना। सबसे पहले इसे तोड़ेंगे तो अध्ययन को कैसे तोड़ सकते हैं। इसे तोड़ने के लिए आपको यहाँ पर क्या है, जिगरा चाहिए। क्या चाहिए, जिगरा। यहाँ पर इसे तोड़ेंगे तो बनेगा अधि, क्या बनेगा, अधि बनेगा, ठीक है ना, अधि हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, अयन निकलेगा, अयन, ये हो गया भैया अधिधन अयन अध्ययन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ये छोटी की मात्रा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, छोटी की मात्रा यहाँ पर निकलेगा आपका अ निकलेगा। अब जब इनको दोनों से मिलाने से बनता है, क्या बनता है, यह जो होता है आधा बनता है। जब आधा अक्षर होता है तो आप कहेंगे सर यह संधि होगी, है ना। बहुत ज्यादा लंबा बातें ना हो, लेकिन यहाँ यह संधि होगी। सिंपल सी बात है, जब यह होता है आधा तो आपका यह संधि होती है। ये तो हमने आपको पहले बता दिया है कि यह अगर आधा अक्षर है तो आपकी यह संधि होगी। हमको इतनी देर नहीं लगता, है ना, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता दिए हैं। अगला है आपसे कि सुख दुख में कौन सा समास है। सुख और दुख दोनों क्या है, विलोम है, और यहाँ पर लगा है आपका योजक चिन्ह। जब योजक चिन्ह लगा होता है तो दोनों ही पद प्रधान हो जाते हैं और आपका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आचार का विलोम शब्द कौन सा है। दोस्तों बताना है आचार का विलोम शब्द में से पूछा है 27 नंबर में। अब आप बताइएगा आचार का क्या होता है। यहाँ पर जो आप क्या हो जाएगा, चलिए अनाचार हो जाएगा। और अनाचार कहां पर है, ऑप्शन देखिए बी नंबर आपका दिया गया है ना, क्योंकि आचार का अर्थ होता है आचरण जिसका अक्षर होता है ना, तरीका जो आपका होता है। अनाचार का मतलब होता है जो दुराचार होता है, खराब आचरण वाला होता है, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे ला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। दोस्तों 28 नंबर में, दोस्तों 28 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों आपका आंसर हो जाए कि गुण के विपरीत नाम। गुण के विपरीत नाम दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे किसी का नाम अगर पूछ लिया जाए धर्मराज, है ना, क्या धर्मराज, और दोस्तों धर्मराज मतलब होता है धर्म में, है ना, लेकिन अगर इसका नाम से देखा जाए तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका विपरीत यहाँ पर याद रखिएगा कि गुण के विपरीत नाम हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है दोस्तों कि क्षुधा शब्द का विलोम क्या होता है। दोस्तों ये क्षुधा दिया है, इसका विलोम पूछ लिया गया है 29 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर आंसर इसका जो राइट होगा क्या हो जाएगा, तो क्षुधा का होता है तृप्त, है ना, क्या होता है, तृप्त होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्षुधा का मतलब होता है भूख। क्या होता है इसका होता है भूख, इसका मतलब होता है भूख होता है। अब यहाँ पर दोस्तों खाना अच्छे से खा लेंगे, पेट भर जाएगा तो आप कहेंगे तृप्त हो गई आत्मा हमारी, तो यहाँ पर आंसर हो गया सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गणेश का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है, बताइएगा। कह रहा है गणेश शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, और गणेश शब्द का जो पर्यायवाची है वो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका दिया गया है सुधांशु, फिर कुबेर दिया है, एक दंत दिया है, सुधाकर दिया है। सिंपल से दोस्तों यहाँ पर एक दंत जो होता है वो गणेश को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर दिया जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे चिकना घड़ा होना, इसका अर्थ बताना है। चिकना घड़ा होना का तात्पर्य क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर 31 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो सकता है, चिकना घड़ा होना मतलब होता है निर्लज्ज होना। क्या, निर्लज्ज होना, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्लज्ज होना। कितना भी कहो लेकिन शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, निर्लज्ज है, अपने मन का ही करेगा। यहाँ पर आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आंख का तत्सम रूप क्या होता है। दोस्तों आंख का तत्सम शब्द में से पूछा है, अब आप ही बताइएगा कि आंख का तत्सम क्या बताएंगे, चक्षु बताएंगे या अच्छी बताएंगे। तो हमने बताया था रूल पर ज्यादा फोकस करें कि जब छा होता है, छा का खा होता है। अब यहाँ पर दोस्तों खा दिया गया था तो होना क्या जाएगा, इसका परिवर्तन है, यहाँ पर छा में होना चाहिए था, तो छा के हिसाब से अच्छी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन डी नंबर आपको लगाना है, यहाँ पर चक्षु मत लगाइएगा, क्योंकि जो आपका तत्सम बनता है अच्छी बनता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया दोस्तों आपसे कह रहा है अंधेर नगरी नाटक किसने लिखा है। अंधेर नगरी जो नाटक है वो किसने लिखा है। शायद कुछ लोगों ने नाटकबाजी किया भी होगा, है ना, यहाँ पर बचपन में जब आप स्कूल में होते थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, अंधेर नगरी, है ना, याद रखिएगा ये नाटक आपका आया था 1881 में। कब आया था, 1881 में। ये आपके हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, जो कि बहुत ही
प्रसिद्ध आपका इनका नाटक रहा है ना। इसमें एक विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उनके कर्मों को नष्ट होते बताया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि जूठन किसकी रचना है। दोस्तों बताना है ये जूठन है ये किसकी रचना है 34 नंबर में। तो जूठन दोस्तों आपका है अमी प्रकाश वाल्मीकि की है। किसकी है? अमी प्रकाश वाल्मीकि, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपका बंटी किसकी रचना है। इसमें गलती मत करिएगा, हमने आपको पढ़ाया है आपका बंटी, एक बार नहीं बहुत बार पढ़ाया है। दोस्तों बताइएगा आपका जो बंटी है किसकी रचना है। 35 नंबर लॉक किया जाए। ये दोस्तों आप बताइएगा कृष्णा सोबती का है या मन्नू भंडारी का है। याद रखिएगा आपका बंटी दोस्तों ये है मन्नू भंडारी का है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। ये जो आपका बंटी है ना ये 1920 में, कब है आपके 1920 में, ये आपके उपन्यासों में से एक आपका है, 1920 में आपका आया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है पहाड़ पर लालटेन, क्या दिया है? पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है पहाड़ पर लालटेन ये है मंगलेश डबराल की है। किसकी है? मंगलेश डबराल की है। ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर है राइट हो जाएगा, मंगलेश डबराल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही चर्चित आपका है, ये आपके समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित माने जाते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 37 से 38 कह रहा है कि क्रिया विशेषण का वाक्य इनमें से कौन है। दोस्तों हमने बताया था आंख मूंद कर अगर छोटा बच्चा होता है, अगर डेली क्लास लेता है, भैया ये जो धीरे धीरे शब्द आपका है ना, ये जो धीरे धीरे शब्द आपका है ये आपका क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। लेकिन साथ में दिया है कि धोबी कपड़े साफ करता है धोता है, इसमें भी क्या होगा? इसमें भी होगा, मतलब ऑप्शन सी होगा। ए और बी दोनों में ही क्या है? क्रिया विशेषण है। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से क्रिया विशेषण आपको बताना है। अब 38 नंबर आप लोग जवाब दीजिएगा, किसी से गलती नहीं होना चाहिए। अब गलती किसी से नहीं होना चाहिए, तो चलिए 38 नंबर है यहाँ पर लॉक किया जाए। चलिए भाई यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? गलती किसी से नहीं होना चाहिए, नहीं तो नाक हमारी कटेगी आपकी नहीं कटेगी। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? रोते रोते, क्या है? रोते रोते दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है इधर उधर दिया गया है ना। हाँ यहाँ पर दिया गया वह पहले पहुंचा, मतलब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए 38 नंबर में तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्योंकि आपको मालूम है कि दो में तो दिख रहा है इधर उधर भी है और रोते रोते भी है, तो कहीं ना कहीं तीसरे में भी आपका होगा, इसका ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है? कह रहा है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, है ना। तो भैया बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। आइए आपका इंतजार था, क्यों भैया बड़ा गाना चलता रहता है। आइए आपका इंतजार था, देर हुई आने में। दोस्तों यहाँ पर वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, तो दोस्तों आपका जो आंसर है 39 नंबर में ये हो जाएगा आगत पतिका। क्या? आने वाला आगत और पतिका मतलब पति, तो ऑप्शन नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है वकील किस भाषा का शब्द है। बताइएगा कि वकील किस भाषा का शब्द है। यहाँ पर 40 नंबर है, ऑप्शन देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो जवाब आ रहा है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई। देखिए आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आया है पुर्तगाली भाषा का है। कहाँ का है? ये पुर्तगाली भाषा से आया है वकील शब्द जो आया, सॉरी माफ करिए, पुर्तगाली नहीं होगा क्योंकि वकील दिया है ना, ये अरबी होगा। या देखिए यहाँ पर अरबी लगाइएगा, वकील है ना, वकील आपके अरबी भाषा से आया है, ये आया है वकील जो आया है अरबी भाषा से आया है। देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला देखो दिया गया है क्या? प्यारा सा गद्यांश दिया गया है। क्या दिया गया है? बहुत ही प्यारा गद्य दिया है। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों और रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के साथ भी होता है। दूसरी की ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे तो उसका अर्थ यह होगा कि पौधे और क्या, पौधे और पक्षियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व में से आपका रहेगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये कह सकते हैं कि भैया देखा जाए तो अगर आपके ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं तो कुल मिला के संतुलन बना रहेगा। लेकिन भैया अगर वनस्पतियां खत्म समाप्त हो जाए तो भी आपको ऑक्सीजन भैया नहीं मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है, कह रहा है कि वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं।
दोस्तों याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं, जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं तब उन्हें छोड़ देती हैं, है ना, छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता रहता है ना। ये गद्यांश था। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके क्या करना है, उत्तर आपको लगाना है। गद्यांश का मुख्य विषय क्या रहा है, 61 नंबर में बताएगा कि गद्यांश का जो मुख्य विषय रहा है इनमें से क्या हो जाएगा, बताइएगा गद्यांश का मुख्य विषय इनमें से क्या है। चलिए जवाब दीजिए, गद्यांश का मुख्य विषय इनमें से क्या रहा है। चलिए सबका जवाब दे दीजिए, इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बताइए, इसका आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। चलो तो देखिए यहां पर देखो, आपसे कह रहा है क्या कि गद्यांश में मुख्यतः विषय किसका था, तो देखिए कह रहे हैं श्वास और ऑक्सीजन का, पौधे और प्राणियों का जीवन, बसंत और ग्रीष्म ऋतु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी बेटर आपका है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन पर फोकस किया गया था, है ना, यहाँ पर संतुलन पर फोकस किया गया था। यहाँ पर देखो विनिमय का अर्थ क्या होता है, विनिमय का अर्थ होता है लेना देना, मतलब ले रहे हैं तो आप दे रहे हैं, तो यहाँ पर देना और खरीदना तो होगा नहीं, यहाँ पर लेना देना ऑप्शन आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है और कह रहे हैं हम श्वास द्वारा क्या करते हैं। भैया हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला है ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का जो स्वभाव होता है ये मानव के तरह ही होता है कि नहीं होता है, जैसे मानव होते हैं वैसे जीवधारी भी होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, मानव की तरह ही होता है। अभी बताया था कि जैसे और भी जीव होते हैं ये मनुष्य की तरह ही ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। बहुत ही आसान था आपका गद्यांश, कोई कठिन आपका नहीं रहा है कि भैया बहुत कठिन रहा हो, बिल्कुल आसान आपका दिया गया है। कह रहे हैं आपसे कि पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या रहे। भैया देखो कह रहा है अस्तित्व में आ जाएगा, एक दूसरे के समान। समान मतलब ये हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाए, ऐसा तो आपको नहीं किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाए, समान रहे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है यहाँ पर बी हो जाएगा, जब दोनों का क्या हो जाए, समान अनुपात हो जाता है, तब आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो कि अगला गद्यांश दिया गया है कि जिस किसी में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का अपेक्षित होता है, ठीक है ना, तब उसके प्रति उत्कंठा पूर्वक आनंद उत्साह के लिए लिया जाता है। मतलब इसमें से हम आप कहेंगे कि भैया गद्यांश को अगर देखा जाए तो कोई दिक्कत आपका नहीं है ना, बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका फोकस किया गया है वो आपका दिया गया है जो प्राचीन समय में, क्या याद देखिएगा, प्राचीन समय में जो आपका सबसे ज्यादा फोकस होता था वो किस पर है, दोस्तों इसी दृष्टि से दिया है युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि, इसके आपके भेद हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे प्राचीन और प्रधान आपका युद्ध वीरता क्या है, युद्ध वीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा और मृत्यु की परवाह नहीं रहती है। इसी प्रकार वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और जो प्रयत्न दोनों चमरोत्सव पर होते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा के साहस से उत्साह का स्वपूर्ति नहीं होता है, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा होना चाहिए। भैया आपका गद्यांश में देखा जाए तो आपका पहला आंसर आपसे कह रहा है कि सबसे प्राचीन आपका कौन सा है, तो दोस्तों अभी यहाँ पर देखिए युद्ध वीरता दिया गया है। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रगति अपेक्षित है, तो भैया साहस होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए और कष्ट सहने का धीरज भी होना चाहिए, है ना। तो देखो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हमने यहाँ पर गद्यांश को सिर्फ पढ़ा है और देखिए आसानी से आपका हो गया। उत्कंठा के आनंद किसके लिए अंतर्गत होता है, उत्कंठा मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर वीरता के लिए होता है, वीरता के लिए होता है दोस्तों, वीरता के अंतर्गत आता है उत्कंठा। हम बताया अगर आपके अंदर उत्साह है तो उत्साह होता है वीर रस का, है ना, तो यहाँ पर होगा बी नंबर है। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है, क्या पॉइंट आपसे कह रहा है साहित्य मीमांसा में वीरता के कौन कौन से वेद होते हैं, तो साहित्य मीमांसा में वीरता के देखिए युद्ध वीर है, दान वीर है और दया वीर यहाँ पर हो जाएगा, है ना। और अगला आपसे कह रहा है उत्साह के भेद पर आधार क्या दिया है, उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं,
तो भैया 70 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप देखिएगा कि उत्साह में दोस्तों कष्ट भी होना चाहिए। क्या कष्ट या हानि के भेद के आधार पर होते हैं। उत्साह दो भी प्रकार के हमने होता है, कष्ट और हानि, है ना। तो कुल मिला के ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने गद्यांश को सॉल्व कर दिया, बहुत ही आराम से सॉल्व किया है, दोनों गद्यांश सॉल्व किया है। इसी प्रकार से दोस्तों जब सरल गद्यांश आ जाता है तो आप मतलब जैसे मान लीजिए इतना छोटा गद्यांश है, आपने उसको पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आसानी से आपने उसका आंसर सॉल्व कर लिया। लेकिन दोस्तों कभी कभी गद्यांश ये होता है कि गद्यांश इतना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा होता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन में पर नहीं आता है। तब आप क्या करेंगे, तब क्या गद्यांश को पढ़ने बैठेंगे? नहीं। तब आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन किस पर फोकस करा रहा है। चारों पांचों क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर गद्यांश को पढ़ेंगे। जहां वो शब्द मिल जाता है और क्वेश्चन और यहाँ पर गद्यांश पर दोनों में मिलान करिएगा, यही सबसे आसान तरीका हो जाएगा गद्यांश के। उम्मीद है आपको पॉइंट ये समझ में आ गए होंगे, है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतनी ही रखते हैं क्लास, जल्दी से सभी को धन्यवाद।